हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसमें जो हमारे अतीत इतिहास का जो अध्याय 1 दिया गया है उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रदान की गई है। इसमें हम इसका इतिहास का अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, इसके जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि उनके उत्तर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इसमें हमारा पहला प्रश्न है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं हमारे लिए। इसमें पहला ही है कि ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, हमें ब्रिटिश शासन काल के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल बताने हैं। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और अंतिम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा कि प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं जेम्स मिल। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेम्स मिल। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा गया है कि जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है औपनिवेशीकरण। अर्थात जब एक देश दूसरे देश पर जब दबावपूर्वक जबरदस्ती शासन करता है तो इस क्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो विकल्प है वह है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो देखिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित अभिलेखागार में रखा जाता था। कहाँ पर रखा जाता था? अभिलेखागार में। अगला प्रश्न है जो वह है कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो आप सभी को पता है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों में पहला ही है, ए नंबर में हमसे पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया था। तो देखिए, ब्रिटिश शासन काल में जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे यहाँ भारत देश में, तो उस समय पर हिंदुस्तान का जो पहला नक्शा है वो जेम्स रेनिल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? जेम्स रेनिल के द्वारा। खालिस्तान नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्री जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे। कहाँ का निवासी था? जो जेम्स मिल है वह स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। चलिए अगला खालिस्तान देखते हैं हम कि भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन शुरू हुआ 1853 में, सन 1853 में शुरू हुआ था। अगला जो खालिस्तान है वह है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो ये पुस्तक है इसमें भारत के इतिहास को कितने 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम आगे और पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला जो खालिस्तान है इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन खालिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो ये 1773 में भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे, अभी हमने विकल्प में भी इनका नाम पढ़ा था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो 1773 में क्या बने थे? भारत के गवर्नर जनरल। चलिए यहाँ से हमारे प्रश्न की शुरुआत होती है, जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया। तो देखिए, इतिहास का जो आधुनिक काल है आप
नए नए आविष्कार हुए। तो इस समय पर जो लोगों ने नए नए क्या किए, आविष्कार, और लोगों में तर्क क्षमता का विकास हुआ और लोकतंत्र की भावना आई, समानता की भावना विकसित होने लगी और लोगों ने अत्याचार के खिलाफ मुक्ति की, हमें अत्याचार से मुक्ति चाहिए, ऐसी ताकतों का लोगों के अंदर विकास हुआ। इसी कारण से इस काल को क्या कहा गया, विकास का युग कहा गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि सुलेखन वीस किसे कहा गया। तो देखिए, सुलेखन वीस ऐसे लोगों को कहा गया जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखने का कार्य करते थे और इसमें निपुण होते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, सुलेखन वीस। अगला प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि अभिलेखागार में आप क्या देख सकते हैं। तो अभिलेखागार में देखिए, सरकारी निर्देश से जुड़े तमाम अहम दस्तावेज, मतलब जो सरकारी दस्तावेज होते थे, जो निर्देश दिए जाते थे, उनसे जुड़े जो दस्तावेज, जो रिकॉर्ड हैं, सरकारी पत्र हैं, जो मानचित्र हैं, सरकारी मुहरें, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर रखी जाती हैं, अभिलेखागार में। और जो न्यायिक फैसले होते हैं जो हुए, वो सारे फैसले भी लिखे हुए कहाँ पर रखे गए हैं, अभिलेखागार में, और वहाँ पर इनको देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि अभिलेखागार में हम सरकारी निर्देश से जुड़े तमाम अहम दस्तावेज, सरकारी पत्र, मानचित्र, सरकारी मुहरें, सरकारी ज्ञापन, तमाम न्यायिक अहम फैसले आदि को देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो देखिए, इतिहास को तारीखों से जोड़ने का इसलिए जोड़ा जाता था ताकि हमें घटनाओं का पता चल सके कि कौन सी घटना कब हुई है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं कि पहले के समय में कब किस राजा की ताजपोशी हुई है, अर्थात किस राजा का किस समय पर राज्याभिषेक किया गया और कब कौन सा युद्ध लड़ा गया है, कौन सा मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया, इन सारी बातों का पता हमें किससे चलता है, तारीखों से ही चलता है। और इसी कारण से जो भी घटनाएं हुई उनको तारीखों से जोड़ा जाता है। इसलिए इतिहास को तारीखों से क्या किया जाता था, जोड़ा जाता था, ताकि हमें इन घटनाओं का पता चल सके। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 है, जो इसमें हमसे पूछा गया है कि छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या लाभ हुए। तो देखिए, आज छपाई का तरीका हमें सामान्य लगता है, लेकिन शुरुआत में जब इसका विकास हुआ, क्योंकि पहले छपाई नहीं होती थी, लोग संचार के लिए एक दूसरे से जाकर मिलकर ही बात कर पाते थे, लेकिन जब छपाई का तरीके का विकास हुआ तो इससे देखिए, छपाई की तकनीक के प्रसार से अखबार छपने लगे, पत्र पत्रिकाएं छपने लगीं, और इससे क्या हुआ, आम जनता तक विभिन्न बातें, मुद्दे, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो पहुंचने लगीं और आम जनता उनको पढ़कर अपनी राय व्यक्त करने लगी। क्योंकि जब घटना का पता चलेगा तभी तो लोग अपनी राय देंगे, यदि पता ही नहीं चलेगा तो अपनी राय कैसे देंगे। तो और कहानीकार की कथाएं, उपन्यास, संस्मरण, लेख छपने लगे, जिससे पढ़ने लिखने का जो प्रचलन है वो बढ़ने लगा और गरीब जनता तक भी, सामान्य लोगों तक भी क्या हुआ, ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगा। इस प्रकार से छपाई की तकनीक के प्रसार से आम जनता को भी क्या हुए, इसके लाभ प्राप्त होने लगे। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, औपनिवेशीकरण क्या है कि जब एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, शासन करता है, जबरदस्ती शासन स्थापित कर लेता है और उस देश को दबाकर राज्य करता है, शासन करता है, और उस देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। क्योंकि जब कोई देश जबरदस्ती शासन करेगा तो राजनीतिक अपने फैसले थोपेगा, वहाँ का आर्थिक दोहन करेगा और सामाजिक और सांस्कृतिक कई बदलाव आएंगे। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है, औपनिवेशीकरण। अर्थात एक देश दूसरे देश पर एक प्रकार से जबरदस्ती शासन स्थापित कर लेता है, यही क्या है, औपनिवेशीकरण है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। तो देखिए, रेलगाड़ी चलने से क्या हुआ कि दूर की जो यात्राएं हैं वो करना क्या हो गया, आसान हो गया। और इससे कच्चा माल आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र पहुंचने लगा। और कच्चा माल जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा तो नए नए उद्योगों की स्थापना होगी, नए नए उद्योगों का आरंभ किया जाएगा। और रेलगाड़ी चलने से कम समय में कम पैसे में यात्राएं करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या हुए, लाभ हुए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें कि पूछा गया है कि जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती थीं। तो देखिए, जनगणना द्वारा जब किसी देश में जनगणना होती है तो उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या और उनका धर्म, उनकी जाति, उनका व्यवसाय की कौन लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी शिक्षा, उनकी आय और उनके क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां क्या की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जनगणना में विभिन्न प्रकार की क्या की जाती हैं, जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 जिसमें कि पूछा गया है कि जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो अभी हमने देखा था कि जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने क्या किया है, भारत को 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन कौन है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इनके शासन के आधार पर भारत को 3 भागों में क्या कर दिया है, बांटा है। और जेम्स मिल्स के अनुसार जो भारतीय समाज है यूरोपीय समाज की तुलना में असभ्य था, पीछे था। जेम्स मिल ने भारतीय समाज को असभ्य बताया है। इन्होंने कहा है कि जो यूरोपीय समाज हैं वो अच्छे हैं, वो सभ्य हैं, और यहाँ के लोग कैसे हैं, असभ्य हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जातिगत, धार्मिक बुराइयाँ और अंधविश्वास फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जेम्स मिल ने आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत को 3 भागों में विभाजित किया है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें कि पूछा गया है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन अर्थात जब हमारे देश पर किसका, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, उस समय पर इन्होंने सर्वेक्षण करवाया, ब्रिटिश शासन ने सर्वेक्षण करवाया। उसके उद्देश्य क्या थे, हमें ये बताना है। तो देखिए, किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए, अच्छी तरह से इसलिए चलाना था ताकि ब्रिटिश हमारे ऊपर और लंबे समय तक शासन कर सकें। तो कुछ तो करना होगा, तो इसीलिए इन्होंने क्या करवाया, सर्वेक्षण करवाया। किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उस देश के लोगों को उनकी जाति, धर्म, जनसंख्या, व्यवसाय, रुचि, शिक्षा को जानना आवश्यक होता है। और इसी उद्देश्य के लिए भारत पर अपना शासन लंबे समय तक बनाए रखने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या करवाया, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में भूमि सर्वेक्षण, देखिए भारत में भूमि सर्वेक्षण करवाया, मृदा का परीक्षण करवाया, मानचित्र बनवाए, और जो जनगणना है, जनगणना करवाई, वन वनस्पति सर्वेक्षण अर्थात वनस्पति सर्वेक्षण भी करवाया गया। और उनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, जिससे कि वो अपनी नीतियों का क्या कर सकें, निर्धारण कर सकें और शासन में सुधार ला सकें। जिससे वह और सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि ये भारत पर अपना राज्य है, अपना शासन है, लंबे समय तक जमाए रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने अध्याय 1 के जो प्रश्न हैं उनके सभी उत्तर देख लिए हैं कि हम किस प्रकार से इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, और इसी तरह आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।